तो हेडलाइंस की शक्ल में हमने आपको इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों से वाकिफ करा दिया, मार्केट के अहम ट्रेंड्स बता दिए। जीएसटी की मीटिंग 11 बजे से शुरू होनी है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी और अहम खबरें भी बीच बीच में हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ दो बेहद खास एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जियोजीत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड से गौरांग शाह सर जुड़ चुके हैं। गौरांग सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के सीनियर वीपी रिसर्च अजीत मिश्रा साहब भी जुड़ चुके हैं। अजीत जी, गुड मॉर्निंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं बारी बारी से आप दोनों के पास आऊं उससे पहले जरा मार्केट चेक ले लेते हैं, बाजार का रुझान जो है वो किस तरह का है। तो कल के मुकाबले आज थोड़ी बहुत बेहतरीन नजर आ रही है। जी हाँ, आपने देखा था कि कल फर्स्ट हाफ का एक बहुत बड़ा वेटेज जो था वो पॉजिटिव ट्रेंड्स में था, लेकिन बाजार बंद होने तक मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आई। बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। आज रिकवर करते हुए 24,600 के नीचे हैं, मतलब अभी थोड़ी देर पहले 24,600 तक भी निफ्टी गया हुआ था। बैंक निफ्टी देखिए 53,800 के नीचे फिलहाल कारोबार करता हुआ। कल 54,000 तक के जो लक्ष्य हैं वो हासिल हुए थे। हालांकि ये भी रिकवरी मोड पे है। अच्छी बात ये है कि दोनों इंडेक्स हल्की तेजी के साथ ही सही, लेकिन हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। वैसे पॉजिटिव मोमेंटम ये भी है कि स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आज भरपूर है। अब उसका अंदाजा आप कैसे लगाएंगे, जरा मार्केट ब्रेथ लेकर आइए। जी हाँ, मार्केट ब्रेथ अगर आप अपने सामने देखेंगे तो जो एडवांसेस हैं वो यहां पर लगभग 2000 के ऊपर नजर आ रहे हैं, यानी कि 2000 से ज्यादा शेयर ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। और जो डिक्लाइंस हैं, यानी दबाव कमजोरी वाले स्टॉक हैं, उनकी संख्या 683 है। अगर हम निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आए तो आप देखेंगे टाटा स्टील आज निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। लगभग 0.25% की यहां पर तेजी हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील यहां पर भी लगभग 1.25% से ज्यादा की तेजी। इंडसइंड बैंक यहां पर भी लगभग 1.25% से ज्यादा की मजबूती हम देख पा रहे हैं। सिप्ला, एमएनएम और ग्रासिम में 1 से 1.25% तक का उछाल नजर आ रहा है। दबाव कहां है? आईटी पॉकेट की दिग्गज कंपनी इंफोसिस में मुनाफा वसूली हावी है और यहां पर निफ्टी का टॉप लूजर इंफोसिस लगभग 1.5% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है इंफोसिस में। एचडीएफसी लाइफ 1% से ज्यादा यहां पर कमजोर होता हुआ। भारतीय एयरटेल 0.5% से ज्यादा यहां पर कमजोरी नजर आ रही है। टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स में भी 0.5% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ब्रॉडर मार्केट को भी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हम स्मॉल मिड कैप की बात करें तो यहां पर भी हल्की तेजी हमें नजर आ रही है। वहीं स्मॉल कैप में भी कमोवेश वही हालात हैं और यहां पर भी हरे निशान में कारोबार होता हुआ यहां पर 0.5% से ज्यादा की मजबूती स्मॉल कैप में हमें देखने को मिल रही है। अजीत, मैं सबसे पहले टेक्निकल लेवल्स पे आपसे राय जानना चाहूंगा। इंडेक्स स्तरों पर राय दीजिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या रणनीति लेकर चली जाए? मतलब कल जब बाजार चल रहे थे तो लग नहीं रहा था कि सेकेंड हाफ में इस तरह की प्रेशर देखने को मिलेगा और अपने अहम सपोर्ट को भी निफ्टी ने तोड़ा। बैंक निफ्टी पर तो ज्यादा ही दबाव रहा। आज की रिकवरी कुछ कॉन्फिडेंस दे रही है या आपको लगता है कि सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक का जो रणनीति है, जो स्ट्रेटजी है, उसी पर फोकस करना होगा? या गुड मॉर्निंग प्रशांत, गुड मॉर्निंग कविता। सो देखिए अभी के जो सिचुएशन है प्रशांत की लास्ट वीक जिस तरीके से गिरावट आई थी उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा संभलने की कोशिश बाजार करता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो मेरे हिसाब से बैंकिंग का है, बिकॉज बैंकिंग की अंडर परफॉर्मेंस ने ही काफी हद तक मार्केट के टोन को या रिकवरी के टोन को कैप करके रखा हुआ है। बिकॉज जैसे कि आपने बताया कि मेजोरिटी ऑफ सेक्टर्स, चाहे वो आपके ऑटो हो, मेटल्स हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी, इन सभी में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। आईटी और बैंकिंग, इन दोनों जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज है मार्केट में, यहीं पे थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस है, जिसकी वजह से मार्केट में हर लेवल पे आपको चैलेंजेस आ रहे हैं। रिकवरी में भी आपको सस्टेनेबिलिटी नहीं आ रही। कल का सेशन कहीं ना कहीं वही इंडिकेशन था कि आपने 20 ईएमए को टेस्ट किया करीब 24,720 के पास निफ्टी में, और उसको सस्टेन नहीं कर पाए क्योंकि बैंकिंग में गिरावट आ गई। तो बैंकिंग में आपको अब ध्यान रखना है कि 53,500 का जो जोन है, जब तक आप इसको होल्ड कर रहे हैं तब तक एक उम्मीद रहेगी कि मार्केट दोबारा से रिकवरी के लिए अटेम्प्ट करे और फिर आपको 720 के ऊपर जाते हुए मींस 20 ईएमए को रिक्लेम करे और फिर दोबारा से 25,100 के जोन को टेस्ट करने की कोशिश करे।
बट नियर टर्म में मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन का बायस मार्केट में बना रहेगा, जिस तरीके से बैंकिंग और आईटी का भी रुझान है। तो ये देखते हुए स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है अक्रॉस द बोर्ड। तो लार्जली आपका फोकस वहीं पे होना चाहिए जब तक कि बैंकिंग की तरफ से कोई क्लियर साइन ऑफ रिवर्सल नहीं मिलता। ऑलराइट, चलिए तो बाजार की चाल पे हमने बात कर ली है, लेकिन अब दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है। मेरे ख्याल से सीधा रुक करते हैं हमारे लाइव दर्शकों की ओर, और गिरीश ओबरॉय हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नमस्कार गिरीश, गुड मॉर्निंग, बताइए। चलिए, मेरे ख्याल से फ़ोन लाइन पर नहीं है, हम कोशिश करेंगे एक बार इनसे फिर से बातचीत हो जाए, लेकिन इन्होंने कोल इंडिया में खरीदारी कर रखी है। फ़ोन लाइन पर आ जाएं तो हमें समझ में आए कि इनका नज़रिया क्या है, लेकिन अज्यूमिंग गौरांग के लॉन्ग टर्म इनका व्यू है, बाइंग प्राइस ये अपनी 406 बता रही हैं, 125 की इनकी संख्या है ख़रीदारी की इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। बट अदरवाइज़ आपके रडार पर कोल इंडिया है गौरांग, क्या आप रेकमेंड कर पाएंगे कुछ? धन्यवाद कविता, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। छोटा सा डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा। जो भी निवेश लायक रणनीति आज प्रातःकाल इस कार्यक्रम में हम आपके समक्ष रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम के तरफ से है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिलता है, ना ही कोई प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर आए हमारे क्लाइंट को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। देखिए, दिक्कत है खरीद भाव को लेकर के। 406 में इन्होंने खरीदा है और मौजूदा स्तर करीबन 380-85 के आसपास। लंबी अवधि का नजरिया है तो पहले तो बने रहे हैं। दूसरी बात, अगर निवेश लायक पूंजी है तो इस स्तर पर नहीं, लेकिन अगर गिरावट आती है 350 के आसपास, तो ये और जोड़ सकते हैं ताकि इनका निवेश का स्तर जो है वो नीचे आ जाए। 2 दिन पहले कुछ रिपोर्ट आई थी कविता के, कोल इंडिया की तरफ से रिपोर्ट आई थी कि कोल की माइनिंग को लेकर के उम्मीद है कि कोल के आउटपुट यानी कि माइनिंग जो जो क्वांटिटी बाहर निकलती है माइनिंग करके, वो और उसकी क्वालिटी दोनों में सुधार होने की संभावना है, जिसके तहत ई ऑक्शन के द्वारा जो इनका कोयले का ऑक्शन होता है उसमें रियलाइजेशन अच्छे होंगे, जिससे मुनाफा थोड़े बहुत सुधरने के आसार है। तो लंबी अवधि का नजरिया पहले तो बने रहे, और 350 के आसपास अगर गिरावट में आता है तो एवरेज भी कर सकते। चलिए, तो कोल इंडिया में गिरावट पे आपको यहां पर क्वांटिटी ऐड करने की सलाह मिलती हुई, और बाकी विस्तृत नजरिया भी आपको गौरांग सर ने दे दिया। चलिए, अब अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। जैदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैदी साहब, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड फ्रॉम मुंबई, आई एम कॉलिंग फ्रॉम मुंबई। अच्छा, बताइए क्या मदद की जाए आपकी? मेरे पास आरबीएल बैंक के शेयर हैं, 216 की बाइंग में है। 1 साल तक मैं रुक सकता हूँ, 2000 शेयर हैं। तो अभी क्या पहले तो जैदी साहब आप बधाई स्वीकार कीजिए। 2000 क्वांटिटी में, अच्छी खासी क्वांटिटी में आपने एक्यूमुलेट किया हुआ है, और आपकी बाइंग बहुत अच्छी है। मतलब 216 के भाव पे आपने आरबीएल बैंक में खरीदारी की हुई है। नजरिया हमें बता पाएंगे कितना समय देना चाहते हैं? एक साल तक रुक सकते हैं। 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। तो अजीत, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आरबीएल बैंक, मैं पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखूं तो 8% तक का उछाल हमें देखने को मिला है, और पिछले 1 महीने में तो थोड़ा बहुत इसमें कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रही थी, थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। लेकिन 6 महीने में लगभग 75% का रिटर्न, और इनकी बाइंग भी काफी अच्छी है। 216 पे इन्होंने खरीदारी की हुई, यहां से अच्छा खासा फायदा इनको होता हुआ, और अभी भी हड़बड़ी में नहीं है, 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल प्रशांत, देखिए यहाँ पे 2019 वहां पे स्टॉक में एक टॉप बना था, जिसके बाद एक काफी शार्प गिरावट देखने को मिली थी, और 2022 में जब ये बॉटम बनने के बाद वहां से एक रिकवरी का फेज शुरू हुआ, बट इसकी स्मूथ सेलिंग नहीं रही है। मींस आपने काफी ज्यादा हद तक इसमें बार बार गिरावट आते हुए नजर आई है। मुझे लगता है कि एक बार को 300-310 का जो जोन है वहां पे काफी ज्यादा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो अभी भी 10% है मेरे हिसाब से, जहां तक ये वेट कर सकते हैं, और बने रहने की रिकमेंडेशन होगी। हो सकता है 310 के बाद ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आए, बट मुझे लगता है कि जब इस तरीके के मार्केट सिनेरियो में जब आपको आईसीआईसीआई और एचडीएफसी अच्छी करेक्शन में मिल रहे हैं, तो वहां पे भी एक आपको एक्यूमुलेशन की अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो एक बार को 300 के पास आते हुए आप इसको यहाँ पे बुक करके शिफ्ट कर सकते हैं। जो आपके फ्रंट लाइनर बैंक हैं, चाहे वो आईसीआईसीआई चाहे एचडीएफसी, जो भी आपकी प्रेफरेंस हो, उसमें आप रिलोकेट कर सकते हैं।
चलिए, आरबीएल बैंक में आपने ये सलाह दी अजीत, लेकिन हमारे साथ मितेश त्रिवेदी साहब हमारे दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मितेश जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मितेश जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी। नमस्कार सर, आपका सवाल हम ले रहे हैं शो में। आप बताएंगे आपने कौन कौन से स्टॉक लिए हुए हैं, किन भाव पर? मेरा 28 रुपीज के रेट से हाँ। 1500 शेयर है आईडीएफसी बैंक। ओके। एसबीआई है 240 के रेट से 40 शेयर और ओके। 114 रिलायंस का है। हाँ। वो 385 के रेट से। ठीक है। तो प्लीज मुझे एडवाइस दीजिए, मेरा 5 साल तक मैं वेट कर सकता हूँ। 5 साल? जी, बहुत बढ़िया। इन्वेस्टमेंट का आपका होराइजन है इसमें। ओके। गौरांग, आपके पास भी आना चाहती हूँ। रिलायंस 385, एसबीआई 240 एंड आईडीएफसी फर्स्ट 2890 की इनकी खरीदारी है और नजरिया अच्छा खासा है। आपकी कवरेज में कौन कौन से काउंटर्स होंगे? कविता, पहले तो त्रिवेदी साहब को मेरे ख्याल से बधाई स्वीकार करनी होगी, इनको जिन स्तर पर इन्होंने तीनों ही कंपनियों में निवेश किया है। मेरा जहां तक मेरी जानकारी है, मेरे ख्याल से त्रिवेदी साहब ने बहुत समय पहले निवेश किया होगा, क्योंकि जो भाव ये बता रहे हैं वो हमने पिछले कई सालों में देखे नहीं है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये 3 नाम अगर मैंने ठीक ठाक सुना है तो इन तीनों पर लंबी अवधि के लिए हमारी रिसर्च टीम से खरीदारी की राय है और इनका नजरिया भी काफी लंबा है। तो मेरे ख्याल से मैं तो इतना ही कहूंगा कि जब तक आपको रुपयों की आवश्यकता नहीं है, आप बने रह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको रुपयों की आवश्यकता नहीं, वैसे तो इनका लंबी अवधि का, काफ़ी लंबी अवधि का नज़रिया है, तो बने रहने की आपको सलाह यहाँ पर मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपके लिए लेकर आते हैं अपना खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत साहब जुड़ चुके हैं। अक्षय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ज़रा इस मार्केट पर अपना राय दीजिए और उसके बाद बताइए कि आज ऑप्शन की रणनीति क्या है। जी, गुड मॉर्निंग। तो अगर आपने कल देखा रहेगा, मार्केट में एक सडन यू टर्न किया था एक्सपायरी डे पे निफ्टी के, तो थोड़ा सा जो फॉलो अप मोमेंटम है, जो हल्का सा नेगेटिविटी है, अगर वापस हमें हल्के से ऊपरी स्तर पे 24,600 के आसपास देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा चौपी रहेगा आज बाजार। एक्सपेक्टेशन है कि 24,500 और 24,625 इस रेंज के दायरे में सीमित रहने की संकेत है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा चौपीनेस है, बट जब तक 24,350 निफ्टी होल्ड करता है तो ओवरऑल जो हफ्ते भर का या 10 दिन का व्यू है पॉजिटिव रहेगा। इनिशियल चौपीनेस के बाद हमें लगता है कि ये बाजार ये सपोर्ट होल्ड करके रिकवर करना चाहिए। ऑप्शंस के चैंपियन के लिए हमने आज फार्मा क्षेत्र से ग्लेनमार्क फार्मा को चुना है, क्योंकि ग्लेनमार्क का जो टेक्निकल सेटअप है बहुत ही बढ़िया सेटअप है। 1900 का एक अच्छा सपोर्ट बेस है ग्लेनमार्क का, और उम्मीद कर रहे हैं कि 1900 के स्तर से ग्लेनमार्क में आपको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है, जो आज इंट्राडे में ऑलरेडी 1.5 से 2% अप है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि 2000 सितंबर महीने में पार कर जाएगा, जिसके चलते ऑप्शन के जरिए आपको रणनीति बनानी है। 2000 की कॉल बाय करनी है आपको सितंबर सीरीज की, जहाँ पे आपको फर्स्ट टारगेट बना के चलना है करीबन 81 का, और एक्सटेंडेड टारगेट आप 97 तक बना सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको बनाना है करीबन 27 के आसपास। और ओवरऑल में अगर प्रॉफिट और लॉस इस ट्रेड में मॉनेटरी टर्म्स में गिनो तो करीबन 10,500 का प्रॉफिट पोटेंशियल आप बना के चले, और रिस्क या स्टॉप लॉस आपका बना के चले 6,500 का। ठीक है, तो शुक्रिया करेंगे अक्षय आपका इस अहम रणनीति के लिए। ग्लेनमार्क का 2000 की कॉल आपको 54.55 के प्रीमियम पर मिलेगी, वो लेनी है। लक्ष्य पहला 81, दूसरा 97। स्टॉप लॉस जहां है 32 रुपीज़ यानी 32 रुपए का रखना है। अधिकतम मुनाफा 10,500 तक का नजर आ सकता है और नुकसान यहाँ पर 6,500 तक के दिख सकते हैं। चलिए इसी के साथ सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर भी आपके लिए लेकर आते हैं, जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग यानी 90% लोग पैसे गंवाते हैं। इसलिए सोच समझ कर अपनी ट्रेडिंग को इनिशिएट कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। चलिए यहाँ रुकना होगा हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी आपके सवालों को शामिल करेंगे। स्क्रीन के एक हिस्से में लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है, इसके अलावा सोशल मीडिया एड्रेसेस हैं, आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, जल्द हाजिर होते हैं।
बैक। आप देख रहे हैं योर स्टॉक, जहां पर हम आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब दे रहे हैं। और आगे बढ़े उससे पहले एक अहम खबर। जनवरी 2028 से वन स्टार वाले एसीज की बिक्री पर यहां पर बैन लग जाएगा। खबर क्या है, इसकी पूरी डिटेल्स हमारे सहयोगी समीर दीक्षित देने के लिए जुड़ गए हमारे साथ। तो समीर, वन स्टार वाले एसीज अब बंद हो जाएंगे। 2028 से काफ़ी समय से इसको लेकर कवायद चल भी रही थी और अब फाइनली एक डेडलाइन आती हुई। क्या है तमाम डिटेल्स आपके पास? कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई अहम खबर। आने वाले वक्त में एयर कंडीशनर से जुड़े हुए जो एनर्जी एफिशिएंसी पैमाने हैं, सरकार उसको अधिक सख्त करने जा रही है। पावर मिनिस्ट्री की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक 1 जनवरी 2028 से 31 दिसंबर 2029 तक नए एनर्जी एफिशिएंसी पैरामीटर्स लागू होने जा रहे हैं और ये आपके एसी को और अधिक एनर्जी एफिशिएंट बनाएंगे। तो जो नया नोटिफिकेशन है, इसके तहत जो टेबल इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार रेटिंग के जो एसी हैं उसमें जो ISEER नॉर्म है, यानी कि इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंट रेशियो, जो अभी आप 2 स्टार 3 स्टार वगैरह में देखते हैं, इसको अपग्रेड किया जा रहा है। मसलन अगर आप 5 स्टार एसी 1 जनवरी 2028 के बाद खरीदते हैं या जो मार्केट में बिक्री होगा, उसमें जो ISEER नॉर्म है वो 5.80 या इससे ऊपर का रहने वाला है। जबकि अभी अगर आप मार्केट में देखें तो जो 5 स्टार एसी में ISEER नॉर्म है वो तकरीबन 5 या 5.10 के आसपास रहता है। सरकार का मानना है कि बेहतर एनर्जी एफिशिएंसी या ये इसको अपग्रेड करने से एनर्जी एफिशिएंसी की दिशा में सरकार और बेहतर अप्लायंसेस को प्रमोट करेगी, एनर्जी कंजर्वेशन को भी बढ़ावा दे पाएगी। इसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 स्टार स्प्लिट एसी जो कि अलग अलग कैपेसिटीज के आते हैं, ये अब मार्केट में नहीं बिकेंगे 1 जनवरी 2028 से और इसकी बिक्री भी बंद होने जा रही है। और सरकार ने जो अतिरिक्त टाइम फ्रेम दिया है, इसमें मौजूदा जितनी भी इन्वेंट्री बाजार में है या कंपनियों के पास में है वो इसको क्लियर कर पाएंगी। शुक्रिया समीर तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए। गौरांग के पास एक बार जाएंगे और साथ ही वो तमाम काउंटर्स जहां पर हम देख रहे हैं कि दबाव वोल्टास 2% लगभग नीचे है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में हम फिलहाल आधे % की कमी देख रहे हैं और ब्लू स्टार में अब थोड़ी सी रिकवरी आती हुई। बट हैविंग सेड दैट, गौरांग, ये इम्पैक्ट कितना लंबा आपको पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है? और इनफैक्ट ये एक ऐसा समय है जहाँ पर न सिर्फ ये काउंटर्स बल्कि इस पूरे थीम में अच्छा खासा प्ले आउट होने की हम उम्मीद भी देख रहे थे। बट ओवरऑल 1 स्टार वाले स्प्लिट एसी की बिक्री बंद होने की खबर काफ़ी समय से हम देख रहे थे कि एक आने वाली है डेडलाइन। अब आप क्या रेकमेंड करेंगे, इस पर आपका क्या व्यू बनता है? देखिए, पहले तो कविता, मेरे ख्याल से वो जो सफेद कागज है वो अगर शीघ्र ही हमारे सबके समक्ष आ जाता है, नया अवतार जो जीएसटी का 2.0 माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले से जो घोषणा की थी, आज से लेकर के कल तक बैठक होगी और मेरे ख्याल से इस हफ्ते या अगले हफ्ते इसका स्पष्टीकरण आ जाता है तो ज्यादा सहूलियत होगी आकलन करने के लिए। लेकिन जो अनुमान लोग लगा रहे हैं कि खाने पीने, पहले तो खपत से जुड़ी हुई कंपनियों को इसको फायदा मिल सकता है। ब्लू स्टार, वोल्टास, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, हैवेल्स इंडिया, इन सब पर हमारी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। चलिए, तो ये राय, और हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा पूरी तरह से ऑफिशियल होने का इन तमाम खबरों का। फिलहाल गौरांग सर और अजीत जी, आप दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे। जाने से पहले औपचारिकता है तो अपना अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। अजीत जी, सबसे पहले आप। शुक्रिया प्रशांत। तो देखिए, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, पर्सनली कोई भी स्टॉक में होल्ड नहीं करता हूं, बट हमारे क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है। गौरांग सर, अपना डिस्क्लेमर दे दें। चलिए, फिलहाल हमें इजाज़त लेनी होगी और यहाँ पर हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हम योर स्टॉक का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ एक और खास एक्सपर्ट जुड़ेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं योर स्टॉक का सेकंड एडिशन, जहां पर भी हमारा फोकस आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों पर है। झटपट आपको वो नंबर बता देते हैं जहां पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। स्क्रीन पर जो नंबर आएगा वो आप उस पर SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टॉक का नाम किस भाव पर लिया है, कब तक आप इसमें रुकना चाहते हैं, तमाम डिटेल्स हमें
हमें दे दीजिएगा ताकि हमारे एक्सपर्ट के लिए आसान हो आपको रणनीति बताना। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट कुणाल परार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका योर स्टॉक में। और चलिए, बाजार की चाल अगर मैं देखूं तो बीच में हमने देखा कि बाजार में थोड़ी सी रिकवरी डे लो से थोड़ा सा हटता हुआ, लेकिन अब फिर से एक बार हम देख रहे हैं कि लाल निशान में कमजोरी और 24,573 के आसपास कारोबार हो रहा है। 24,533 का निफ्टी ने आज अभी तक लो बनाया हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी फिलहाल काफ़ी फ्लैट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अहम बैठक जीएसटी को लेकर शुरू हो चुकी है कुणाल, और ऐसे में बाजार को इंतज़ार है उस वाइट पेपर का जो कि सुनिश्चित करेगा जो नई दरें हैं वो लागू हो जाएंगी और कैसे इम्प्लीमेंट होंगी। बहरहाल इस बीच निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स आप क्या बनते हुए देख रहे हैं? 24,450, 24,500 क्या अब भी आपके नज़र में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है या इसके नीचे अब सपोर्ट लेवल जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? गुड मॉर्निंग एंड मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी रैली हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है, जिस हिसाब से फिलहाल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग चल रही है। एंड अगर न्यूज आ जाते हैं तो फिर कल के दिन में गैप ओपनिंग भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल जो व्यू यहाँ पे बन रहा है वो पॉजिटिव साइड का ही है। यहाँ पे फिलहाल निफ्टी 24,570 के अराउंड है। लोअर लेवल पे सपोर्ट आ रहा है 24,350 का है। ऊपरी लेवल पे जो रेजिस्टेंस है वो 24,570 का है, जो 24,700 का है, जो इसका 21 डेज मूविंग एवरेज भी है। अगर निफ्टी उसके ऊपरी लेवल पे सस्टेन होता है तो 24,200 तक के भी लेवल हमें निफ्टी दिखा सकता है। मोटा मोटी इतना कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिन से निफ्टी फिलहाल साइडवेज में है। सपोर्ट वाइज 24,350 एंड ऊपरी लेवल पे 24,700, इसी रेंज में निफ्टी की मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। आइदर साइड ब्रेकआउट फिर फर्दर डायरेक्शन हमें बताएगा। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अगर 53,480 53,480 का अगर सपोर्ट पकड़ के रखता है तो फिर बाउंस बैक एक्सपेक्टेशन हमें यहाँ पे रखने चाहिए। और ऊपरी लेवल पे 54,000 वो ब्रेक होता है तो 54,900 तक के भी लेवल हमें बैंक निफ्टी दिखा सकता है। सो व्यू डेफिनेटली निफ्टी का थोड़ा सा साइडवेज है, बैंक निफ्टी का बाउंस बैक है। अगर 53,480 पकड़ के रखता है तो काफी अच्छा बाउंस बैक हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये है रणनीति आपको मिलती हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी पर इंडेक्स स्तरों पर, और जीएसटी का जो इम्पैक्ट होगा, उसके रिफॉर्म्स का जो इम्पैक्ट होगा, उसका भी हमें इंतजार करना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। विजय पांडुरंग साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विजय जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? मैं महाराष्ट्र नांदेड़ से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, क्या मदद की जाए विजय? पूछिए अपना सवाल विजय। मेरे यस बैंक से 500 शेयर है, 17 रुपए भाव से है। मुझे लॉन्ग टर्म के लिए क्या पोजीशन है लेने? ओके, अशोक लेलैंड भी आपके पास? हाँ, अशोक लेलैंड भी है सर। हाँ, 127 ना? हाँ ठीक है। दोनों पे क्या लॉन्ग टर्म नजरिया है, शॉर्ट टर्म? 177 पे है। जी जी, कितना समय देना चाहते हैं दोनों स्टॉक को? सर मैं 2-3 साल देना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए लंबी अवधि का नजरिया दोनों ही स्टॉक पे। यस बैंक इन्होंने 17 रुपए के आसपास खरीदारी की हुई है, और अशोक लेलैंड 127। दोनों ही स्टॉक का जो हम यही है कि हल्के फायदे में यहाँ फिलहाल पर नजर आ रहे हैं, और 2 से 3 साल का नजरिया कुणाल लेकर चल रहे हैं। बताइए क्या राय होगी? अशोक लेलैंड 127 के अराउंड खरीदारी है, व्यू होल्ड करके चलने का है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जीएसटी की जो मीटिंग चल रही है उसकी एक डायरेक्ट इंपैक्ट हमें अशोक लेलैंड पे भी देखने को मिल सकती है। ऊपरी लेवल पे देखने जाए तो 145 एंड 145 जैसे ब्रेक होता है 160 तक के भी लेवल आपको आने वाले दिनों में अशोक लेलैंड दिखा सकता है। और यस बैंक की बात करें तो यस बैंक में भी मोमेंटम फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है। स्टॉक का 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ऊपरी लेवल पे जो एक रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 20.20 का। जैसे ये ब्रेक होगा आपको 24 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों स्टॉक अच्छे खासे है, होल्ड करके चलने की सलाह है। अच्छे खासे रिटर्न हमें यहाँ पे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, लाइव कॉलर हमारे साथ दिनेश भी जुड़े हुए हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? दिनेश साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो जी नमस्कार सर, बताइए। कौन? दिनेश सर, आपका स्टॉक का नाम बताएंगे, आपने कौन सा खरीदा है? स्वान एनर्जी लिया है 410 पे। ओके। और AWL एग्री बिजनेस 330 पे लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए, स्वान एनर्जी आपने कहा है 412 पे, इज दैट राइट? कब तक आप इसमें रुकना चाहते हैं? AWL एग्री बिजनेस
330 पे। हाँ, दोनों में कितना रुकना चाहते हैं सर? लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म है ना, ठीक है, बताते हैं क्या करना चाहिए। कुणाल, स्वान एनर्जी सबसे पहले 412 की इनकी खरीद है, बाइंग प्राइस काफी अट्रैक्टिव, लेकिन और लंबा रुकने की आप सलाह देंगे या फिलहाल इसमें से निकल के कहीं और चला जाए? वेल 412 की खरीदारी है, अच्छे लेवल की खरीदारी है। मेरा व्यू फिलहाल होल्ड करके चलने का है। ऊपरी लेवल पे 503 का पहला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है और जिस दिन ये 503 के ऊपर सस्टेन होगा, लाइकली चांसेस है 600 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सो फिलहाल स्वान एनर्जी में पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। फिलहाल AWL एग्री भी इन्होंने लिया हुआ है, बाइंग प्राइस मुझे भी याद नहीं है, बताइएगा इसमें इनको क्या करना है। वेल दूसरे स्टॉक की बात करूं, AW एग्री, तो 260 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में 270 का टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। 270 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो मेरे अच्छे खासे रैली में ये स्टॉक आपको 320 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो व्यू डेफिनेटली दोनों स्टॉक में होल्ड करके चलने का है। दोनों स्टॉक में अच्छे खासे मोमेंटम हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। दोनों ही स्टॉक में होल्ड करने की सलाह, अच्छा मोमेंटम आने वाले वक्त में नजर आ सकता है। कृष्णकांत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार, कहां से बात करें कृष्णकांत जी? सर मैं बीकानेर से बात कर रहा हूँ, राजस्थान। वाह वाह, खम्मा गणी। खम्मा गणी सर, खम्मा गणी। बीकानेर अपनी भुजिया और रसगुल्लों के लिए खासा पहचाना जाता है। बताइए कृष्णकांत जी, क्या मदद की जाए आपकी? पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने बीकाजी हल्दीराम सबसे ज्यादा बेस्ट ब्रांड है। बड़ा ही खूबसूरत सा शहर भी है। और हमें बताइए क्या मदद की जाए आपकी? सर मेरे पास BSE LTD के 360 शेयर है, 129 के भाव में। ओके। और मेरे लॉन्ग टर्म की कोशिश है इसको रखने की, तो मेरे को क्या करना चाहिए? हाँ, एक बार और भाव बता देंगे आप? BSE, हाँ नहीं, प्राइस कितने पे लिया आपने? प्राइस 128 रुपए है सर। ये मतलब बोनस जब हुआ था उसके बाद में ये 128 रुपए अब एवरेज प्राइस आ रहा है मेरा। BSE लिमिटेड की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी सर। अच्छा। कब लिया था आपने, बताएंगे? सर मैंने 2021 में लिए थे सर, ये सर 21-22 में। अच्छा। कुणाल, BSE लिमिटेड पे राय जानना चाहते हैं। हालांकि मुझे थोड़ा सा मतलब इनका कहना है कि बोनस शेयर इशू हुआ था, उस लिहाज से उनकी एवरेज प्राइस 128 आ रही है। जरा इसे डिकोड करेंगे आप? 128 की प्राइस है, मतलब उन्होंने बहुत पहले ये स्टॉक खरीदा था। आई थिंक 2023 दिसंबर के पहले की इनकी खरीदारी होनी चाहिए। 2021 में इन्होंने, जी 2021 में खरीदारी की। यस, सो फिलहाल आई थिंक उनकी खरीदारी बहुत अच्छे लेवल की है, होल्ड करके चलने की ही सलाह है। 2200 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है और जिस हिसाब से फिलहाल एक्सचेंजेस ट्रेड कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में अच्छी खासी रैली हमें ये स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 200 MA का काफी अच्छा सपोर्ट स्टॉक ने होल्ड करके रखा है। बाउंस बैक में ये स्टॉक 3000 तक के लेवल वापस आपको दिखा सकता है। सो मैं कहूंगा कि इसको होल्ड करके चलने की ही सलाह रहेगी। और मैं एक और सलाह देता हूँ, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो बहुत ही लो लेवल के एवरेज पे हमारे पोर्टफोलियो में आ जाते हैं, वो हमारे लिए एक रियल एसेट बन जाते हैं, ना ही हमारे लिए लेकिन हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी। सो उन स्टॉक को कभी नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वो ही हमें एक क्रीम प्रॉफिट कमा के दे सकता है। सो BSE भी आपके लिए वो वैसा ही एक स्टॉक होगा। सो इसको होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। चलिए, तो होल्ड करने की सलाह यहाँ पे आपको फिलहाल दी जा रही है। यूट्यूब से हमारे दर्शक संदीप का हम सवाल लेंगे और येस बैंक में इन्होंने खरीदारी कर रखी है। कुणाल, इनकी बाइंग प्राइस ये 25 बता रहे हैं, 2500 इनकी क्वांटिटी है और थोड़ा सा ऊंचा लेवल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसमें आप इनको एक नियर टर्म आउटलुक स्टॉप लॉस के साथ बता दीजिएगा। 19 रुपए 90 पैसे के अराउंड खरीदारी है, 25 के अराउंड उनकी खरीदारी और अभी 19 रुपए 90 पैसे चल रहा है। मैं कहूंगा अगर यहाँ पे एवरेज भी करना है तो एक बार करके जा सकते हैं। ऊपरी लेवल पे 24 तक के लेवल हमें ये स्टॉक पे देखने को मिल सकते हैं। व्यू होल्ड करके चलने का ही है और अगर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का व्यू है तो मैं कहूंगा कि परफेक्ट लेवल है एवरेज करने के लिए। तो क्या है कि उनकी कॉस्टिंग भी नीचे आ जाएगी और अगर 22-23 भी आता है तो उनको वहां पे प्रॉफिट होने के भी चांसेस बन जाएंगे। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई। इस वक्त अहम खबरें भी आ रही हैं। TDP ने कहा है कि जनता के हित में जो है वो सरकार के जो फैसले हैं, सरकार के जो प्रस्ताव हैं, उसका समर्थन किया जाएगा। जी हाँ,
जीएसटी पर केंद्र सरकार के प्रस्ताव का समर्थन करने की बात कही है टीडीपी ने। जनता के हित में केंद्र के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। खास तौर पे जीएसटी के जो रिफॉर्म्स हैं उसे लेकर साफ तौर पर टीडीपी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि चूंकि ये जनता के हित में है, इसलिए सरकार के इस प्रस्ताव का, इस रिफॉर्म का हम समर्थन करेंगे। आपको बता दें, एनडीए की सहयोगी पार्टी टीडीपी ने अपने समर्थन का ऐलान कर दिया है, क्योंकि जीएसटी को लेकर जाहिर सी बात है कि जो भी रिफॉर्म्स होंगे उसमें जो राज्य हैं उनका भी अपना एक स्टेक होता है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट या बाकी चीजें, इसलिए सरकार लगातार बातचीत कर रही है और उसमें एनडीए की सहयोगी टीडीपी ने जनता के हित में चूंकि ये रिफॉर्म्स हैं, इसलिए केंद्र के प्रस्ताव का समर्थन करने का ऐलान किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, एनडीए की सहयोगी पार्टी यानी जो दक्षिण भारत में खासतौर पर अपनी खास पहचान रखती है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, और इसने सरकार के जो जीएसटी के रिफॉर्म्स हैं, जो प्रस्ताव हैं, उसका समर्थन करने का ऐलान किया है। एनडीए की वैसे तो सहयोगी पार्टी है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आमतौर पे जीएसटी के मुद्दे पर बहुत सारे अपने से होते हैं, बहुत सारे स्टेक होते हैं राज्यों के भी जो हैं। ऐसे में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं है फिलहाल, और किसी भी तरह का कोई गतिरोध नहीं आने वाला। जनता के हित में केंद्र के प्रस्ताव का समर्थन करने का ऐलान तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने किया है। एनडीए की सहयोगी पार्टी टीडीपी ने जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर अपनी स्थिति, अपना स्टैंड साफ कर दिया है और साफ तौर पर कहा है कि चूंकि ये जो तमाम रिफॉर्म्स हैं वो जनता के हित में हैं, इसलिए यहां पर वो सरकार के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली में आज से जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक का आगाज हो चुका है। प्रकाश बताएं, काफी नजरें हैं, बड़े रिफॉर्म्स और इन सब का इम्पैक्ट उसका इंतजार है। जाहिर सी बात है, इस पर नजरें हैं। हमें बताइए कहां पर, किन किन चीजों पर फोकस होने वाला है? प्रकाश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? प्रकाश, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? देखिए, जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू हो गई है। देखिए, जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू हो गई है। 2 दिनों की ये बैठक काफी इंपॉर्टेंट बैठक साबित होने जा रही है, जिसमें आप 8 सालों के बाद जीएसटी के तहत बड़े रिफॉर्म देखेंगे। सिर्फ दरों में बदलाव ही नहीं है, बल्कि स्लैब मर्जर और इनफैक्ट जो इस वक्त 4 इफेक्टिव स्लैब है उसको घटाकर 2 स्लैब करने की भी सिफारिश है। सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रपोजल को जीएसटी जीओएम ऑन रेट रैशनलाइजेशन उसने मंजूर कर लिया है, और उम्मीद ये की जा रही है कि इस बैठक में आम सहमति बनेगी राज्यों के बीच में, ताकि आम कंज्यूमर के लिहाज से देखें तो दरों में बड़ी कटौती हो। जो प्रस्ताव है उसके हिसाब से सिर्फ 5% और 8% स्लैब बनाने की सिफारिश की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और साथ ही साथ जो मेजॉरिटी ऑफ आइटम्स हैं जो कि 12% स्लैब में है उसको 5% स्लैब में लाने की बात की गई है। तो डेली यूज के जो भी एसेंशियल आइटम्स हैं वो सब 5% स्लैब में आ जाएंगे। कुछ ऑलरेडी नील कैटेगरी में है, कुछ ऑलरेडी 5% स्लैब में है। तो जाहिर तौर पे इससे कंज्यूमर्स को बड़ी राहत मिलने जा रही है। इसके अलावा अगर आप 40% स्लैब की बात करें जो कि प्रस्तावित है, जिसमें सिर्फ सिन गुड्स और हाई एंड लग्जरी आइटम्स है, जिसमें जो लग्जरी कार्स हैं, पान मसाला, टोबैको, इस तरह के जो आइटम्स हैं वो 40% स्लैब में है। यहाँ पे ये देखने वाली बात होगी कि वैसे आइटम्स जो कि 28% स्लैब में हैं, जिसमें कि कुछ एसेंशियल आइटम्स सीमेंट जैसे जो प्रोडक्ट हैं उनको 18% स्लैब में डाला जाएगा, लेकिन ऐसे आइटम्स जो कि 28% स्लैब में हैं और वो एसेंशियल कमोडिटी, एसेंशियल कैटेगरी में नहीं आते, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। जाहिर तौर पे जीएसटी काउंसिल की बैठक में उस पर सहमति बनाने की कोशिश होगी। राज्यों की तरफ से इस बात की मांग की गई है कि जो कॉम्पनसेशन है वो उनको जारी रखा जाए, खासकर इस फैसले के बाद उनको एक रेवेन्यू लॉस होगा। खासकर अपोजिशन रूरल स्टेट्स ने बैठक से पहले बैठक की और एक आम सहमति उनके बीच में बनी कि वो जीएसटी काउंसिल में इस बात की मांग रखेंगे कि उनको कॉम्पनसेट किया जाए जो पोटेंशियल रेवेन्यू लॉस हो सकता है। हालांकि इन सब के बीच में एक पोस्टरिंग की कोशिश हुई एनडीए की तरफ से। आंध्र प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर बाहर आए बैठक से पहले और उन्होंने मीडिया से बताया कि इंडिया अलायंस इस प्रपोजल के सपोर्ट में है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया है उसके सपोर्ट में है, और जो भी प्रस्ताव रखे गए हैं उस पर उनकी रजामंदी होगी। जाहिर तौर पर दरों में जो ये कटौती की सिफारिश की गई है उसकी
में एनडीए के जो अलायंस हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, वो इसका सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इसमें किस तरीके से आम सहमति बनाने की कोशिश होती है, क्योंकि अभी तक ये ट्रेंड रहा है, एक प्रेसिडेंस रहा है जीएसटी के तहत कि वोटिंग की नौबत नहीं आती है, बारिंग 1-2 इंस्टेंसेस। अगर आप 1-2 मौकों को छोड़ दें तो आमतौर पर वोटिंग की नौबत नहीं आती है और कोई भी जो भी फैसले लिए जाते हैं वो आम सहमति से लिए जाते हैं। अब इस मसले पर जबकि अपोजिशन रूल स्टेट्स ने अपनी मंशा साफ जाहिर की है, अपना स्टैंड क्लियर किया है कि उनको पहले कॉम्पनसेट किया जाए और उसके बाद इस पर रजामंदी बनाई जाए। अभी देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जीएसटी काउंसिल में इस पर सहमति बनती है। जी, शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो नजरें जाहिर सी बात है जीएसटी काउंसिल के इस रिफॉर्म पर हैं और बड़े रिफॉर्म्स, बड़े बदलाव पर नजरें टिकी हुई हैं और इस बीच तेलुगु देशम पार्टी ने भी सरकार के प्रस्ताव का समर्थन करने का ऐलान किया है। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फिलहाल आपके जो सवाल हैं वो हम तक पहुंचाते रहिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए अगली कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। के व्यास साहब हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। व्यास साहब गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ। क्या बात है, आज राजस्थान से बहुत सारे कॉलर आ रहे हैं। कहाँ राजस्थान में, कहाँ के रहने वाले हैं आप? चूरू, राजस्थान जिला। क्या बात है, चूरू, बड़ी ठंड पड़ती है चूरू में। हाँ जी सर। जी जी, बताइए क्या मदद की जाए आपकी? सर वाइफ के पास पारादीप फॉस्फेट के शेयर हैं 800। ठीक है, उसके बारे में पूछना था बॉस। भाव बताएंगे एक बार आप? और उसका भाव है 59 रुपए 59। क्या बात है, मतलब फिर तो चिंता की बात ही नहीं है। मतलब काफ़ी निचले स्तरों पे आपने खरीदारी की है और आज तो हम देख रहे हैं कि लगभग 214 रुपए के आसपास पारादीप फॉस्फेट पहुंच चुका है। हालांकि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में एक लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी और 6 महीने का रिटर्न कुणाल, मतलब मेरा नजरिया लॉन्ग टर्म का है बॉस, कम से कम 5 साल। चलिए 5 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। 6 महीने का रिटर्न मैं देख रहा हूँ कुणाल, 138% तक ये स्टॉक ने रिटर्न दिया है पिछले 6 महीने में। हाल फिलहाल थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में है। पारादीप फॉस्फेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। कुणाल जरा बताइए क्या करना चाहिए? वेल बहुत ही बढ़िया है। 59 के अराउंड की खरीदारी, फिलहाल स्टॉक 213 पे है। बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का ही है। ऊपरी लेवल पे देखने जाए तो 260 ब्रेक करेगा तो 320 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है, उसमें दो राय नहीं है। फंडामेंटल भी काफी अच्छा है स्टॉक का, तो यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह है। और मैं कहूंगा कि जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करके रखा है और जो लंबी अवधि के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, सैल्यूट टू हिम। कि नॉर्मली लोग 6 महीना 9 महीने में ही स्टॉक में से निकल जाते हैं अगर 20-25% का रिटर्न मिलता है तो। सो नॉर्मली लॉन्ग टर्म में वेल्थ ऐसे ही क्रिएट होती है। सो व्यू मेरा पॉजिटिव साइड का ये 260 एंड 320 तक के लेवल हमें आने वाले दिनों में ये पर्टिकुलर स्टॉक दिखा सकता है। 260 और ऊपर और ज्यादा वेट करेंगे तो 320 तक के लक्ष्य आपको नजर आ सकते हैं। जब ये लेवल आपको अचीव हो जाए तो आप फिर से एक बार अपना सवाल हम तक पहुंचाइएगा, उस वक्त भी हम आपको रिव्यू करके बताएंगे। चलिए संदीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? जी नमस्कार सर, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, संदीप कुमार जी। बताइए क्या मदद की जाए संदीप आपकी? सर मेरे पास यस बैंक का शेयर है 25 रुपए के भाव से 25,000 के सर। पिछले नवंबर से मैं 2024 नवंबर से मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ सर। ठीक, मतलब ऊपरी स्तरों की आपकी खरीदारी, आपने काफी ऊपर के भाव पे खरीदारी की हुई है। 25 रुपए आप बता रहे हैं, 24-25 रुपए। कितना टाइम और देना चाहते हैं आप? सर एक्चुअली मैं लॉस करना नहीं चाहता हूँ। टाइम बेशक 2 साल 4 साल 5 साल लग जाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं लॉस नहीं करना चाहता। क्वांटिटी में जान सकता हूँ कितना आपने लिया है? 25,000 है सर। 25,000, ये हम ठीक करेंगे। 2500 नहीं, 25,000 है और काफ़ी नुकसान यहाँ पर इनको होता हुआ। कुणाल यस बैंक पे ज़रा राय दीजिए। लॉस बुक नहीं करना चाहते हैं, 25 रुपए की खरीदारी है, थोड़ा जल्दबाजी भी नहीं है। यस बैंक में क्या राय बनेगी आपकी? वेल व्यू पॉजिटिव साइड का ही है। यहाँ से 24 तक के लेवल हमें यस बैंक में दिखने को मिल सकते हैं। आज के दिन में 200 MA के ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है, तो मैं कहूँगा यहाँ पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी अगर पोजीशन बनाने के लिए कैपिटल है तो। क्योंकि मुझे लग रहा है कि 24 तक के लेवल अगर आते हैं और यहाँ पे अगर एवरेज करते हैं तो जल्दी ही मौका मिलेगा प्रॉफिट में पोजीशन काटने का। तो व्यू मेरा यहाँ पे होल्ड करके चलने का ये इमीडिएट टारगेट एटलीस्ट हमें यहाँ पे 24 तक का देखने को मिल सकता है।
तो ये है राय आपको मिलती हुई यस बैंक में। खबरें भी बहुत सारी यस बैंक को लेकर आ रही हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। चलिए, प्रभाकर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रभाकर रेड्डी साहब हमारे साथ हैं। नमस्कार प्रभाकर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? प्रभाकर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी जी, आवाज थोड़ा स्लो आ रहा है, लेकिन मेरा सवाल है टाटा केमिकल। हाँ, 1000 शेयर 930 पर भाव है। 1000 शेयर 930, मतलब इंटरेस्टिंग बाइंग है। यहाँ पे भी 930 का भाव पे इन्होंने लिया हुआ है टाटा केमिकल्स। प्रभाकर जी, नजरिया बताएंगे शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का? प्रभाकर जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए प्रभाकर जी, आवाज मिल रही मेरी आपको? चलिए, टाटा केमिकल्स 930 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। जरा बताएं कुणाल, क्या करना चाहिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म में? व्यू होल्ड करके चलने का है। 940 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है और आने वाले दिनों में 970 से लेके 1000 तक के लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। सो व्यू डेफिनेटली फिलहाल होल्ड करके चलने का है। एक अच्छी खासी रैली हमें आने वाले दिनों में स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ठीक है, होल्ड करने की सलाह, अच्छी रैली आने वाले वक्त में नजर आ सकती है। शुक्रिया करेंगे कुणाल, लेकिन जाने से पहले अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। पहले जितने भी स्टॉक की आज हमने चर्चा की है, जिस स्टॉक के ऊपर आज हमने रिकमेंडेशन दिया है, वहां पे हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट क्लाइंट वाइज पोजीशन ये स्टॉक में हो सकती है। शुक्रिया करेंगे कुणाल, अपना समय देने के लिए, बाजार और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए, इसी के साथ